हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा काफी महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों को साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, वो भी आप लोगों का लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ साइंस का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जो मैं आज प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ और पेपर में 100% पूछा जाएगा। वीडियो को पूरा देख लेना और जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना और याद कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, उसको देखते हैं। चलो देखो, पहला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न यह है कि पुमंग तथा जायांग के अंतर बताइए। मतलब कि उनमें अंतर बताना है। पुमंग तथा जायांग के अंतर बताइए और दोनों के कार्य समझाइए तथा परागकण एवं निषेचन में विभेद कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमें पुमंग और जायांग में अंतर बताना है, फिर दोनों का कार्य भी देखना है और ये भी बताना है आगे कि परागकण एवं निषेचन में विभेद कीजिए। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे कि पुमंग तथा जायांग में अंतर। पर हम देखेंगे कि पुमंग तथा जायांग में अंतर क्या है। तो लिखेंगे कि पुमंग जो है वो पुष्प के नर जननांग है, जबकि जायांग जो है पुष्प के मादा जननांग है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गया कि पुमंग जो है जो पुष्प होता है, ठीक है, फूल जो होता है पुष्प, तो पुष्प के नर जननांग है। ठीक है, और जयांग जो है पुष्प के मादा जननांग है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगली हेडिंग डालोगे आप कि पुमंग या एंड्रीसियम नर जनन अंग। आप जानेंगे कि पुमंग क्या होता है। इसे देखिए एंड्रीसियम भी कहते हैं, पुमंग को क्या कहते हैं, एंड्रीसियम भी कहते हैं। और यह एक नर जनन अंग है, तो मालूम ही चल गया आप लोगों को। इसमें लिखेंगे आप अच्छे से कि इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग, पुंकेसर का अगला जो फूला हुआ भाग परागकोश होता है। पुंकेसर का जो अगला फूला हुआ भाग होता है क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश या एंथर के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं। परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। देखिए कितना सिंपल सिंपल यहाँ पे हमको टॉपिक दे चुका है। ठीक है, मैं हाईलाइटेड करूंगा जो कि इंपोर्टेंट जो है। पहली बात तो इसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, परागकोश होता है। परागकोश या एंथर, चाहे परागकोश के या इसे एंथर भी कहते हैं। तो परागकोश या एंथर के अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं और परागकण में एक सूत्री क्या होता है, नर केंद्रक होता है। ये जो मेन पॉइंट है इसको हाईलाइटेड करना, ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, इसके बाद पुमंग का पूरा हमने क्लियर कर दिया। अब बारी आती है जायांग की। ये दूसरा आप लोगों का जायांग या गाइनीशियम कहते हैं। जैसे उसको हम लोग एंड्रीसियम कहते थे पुमंग को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइनीशियम कहते हैं। जाएंगे या गाइनीशियम, ये जो मादा जनन तंत्र है वो आपका नर जनन तंत्र था और ये आपका मादा जनन तंत्र है। ठीक है, तो चलिए मादा जनन अंग है, इसको देखते हैं हम लोग। लिखेंगे कि इसकी प्रत्येक इकाई अंडप या कार्पेल कहते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, अंडक कहेंगे या कार्पेल कहते हैं। इसके बाद है कि कार्पेल का निचला जो फूला हुआ भाग है वह आपका अंडाशय होता है और जिसमें क्या होता है आपका बीजांड या ओयूल होता है। जिसमें बीजांड होता है, बीजांड को हम लोग ओयूल कहते हैं। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, मादा युग्मक या अंड बनता है। बीजांड से क्या, बीज बनता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। आगे लिखोगे उसमें और कि आगे लिखा है इसमें कि जिन जंतुओं में नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में बनते हैं उन्हें हम लोग एक लिंगी कहते हैं। कह रहा है कि जिन जंतुओं में नर और मादा युग्मक जो है अलग अलग शरीरों में बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल। जब जंतुओं को नर एवं मादा लिंग के रूप में उनके
दैहिक लक्षणों जैसे मुख्य तथा सहायक जनांगों के, यहां तक हो गया ना, जनांगों के आधार पर, जनांगों के आधार पर पहचाना जा सकता है। तो जीवों के इस गुण को जीवों में क्या कहते हैं हम लोग, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। उदाहरण में जैसे मानव हुआ, ठीक है। यह द्विरूपता पादपों में नहीं पाई जाती, हालांकि जंतुओं एवं पादपों दोनों युगों में द्विरूपता पाई जाती है। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है। यदि एक लिंगी पुष्प, यदि एक लिंगी, अभी तो जाने हम लोग कि एक लिंगी किसे कहते हैं। यदि एक लिंगी पुष्प मतलब नर पुष्प व मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो, तब पौधा क्या कहलाता है आपका, उभय लिंगाश्रय कहा जाता है। और यदि नर जो है पुष्प व मादा पुष्प अलग अलग पौधा धारण करे, तब यह पौधा क्या कहलाता है, एक लिंगीय श्रेयी कहलाता है। ठीक, चलो, अब जाके यह पहला प्रश्न क्लियर हो गया है। ठीक है, हमने आप लोगों को बता दिया कि पुंमंग और जैन में अंतर भी बता दिया, दोनों के कार्य भी हमने समझा दिया, और परागकण एवं निषेचन में अंतर भी आप लोगों को बता दिया। अब जाके पहला प्रश्न क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखेंगे। ये भी आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो अपने अपेक्षाकृत मूल प्राकृतिक रूप से मूल्यवान माने जाते हैं, और प्राकृतिक संसाधन वह प्राकृतिक पूंजी है, ठीक है, आप पूंजी कह सकते हो, वह प्राकृतिक पूंजी है जो निवेश की वस्तु में बदलकर बुनियादी पूंजी प्रक्रियाओं में लगाई जाती है। ठीक है, यह प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। हम लोग आगे देखेंगे लाभ, क्या देखेंगे आगे, लाभ देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जो है आपका मानव समाज में उसका लाभ क्या, लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन का मानव समाज में लाभ। तो लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन निष्क्रिय होते हैं, कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, परंतु जब ये मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, सक्रिय होकर, क्या होकर, सक्रिय होकर मानवीय आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, जो भी मानव की आवश्यकता होगी। फिर अगला पॉइंट कि प्राकृतिक संसाधन किसी न किसी रूप में देश के विकास में क्या होता है, सहायक होते हैं। अगला पॉइंट देखो लाभ, और अगला लाभ क्या है कि कुछ प्राकृतिक संसाधनों का भंडार सीमित है, जैसे में आपका कोयला हुआ, खनिज तेल हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, लकड़ी हुआ आदि। परंतु कुछ प्राकृतिक संसाधनों का भंडार क्या है, असीमित है, जैसे में आपका जल हुआ, वायु हुआ और ऊर्जा हुआ, जो मानव समाज के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। ठीक है, तो वही बताया है कि कुछ ऐसे भंडार जो कि सीमित हो जाएंगे, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, ये सीमित में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो असीमित, जैसे जल हुआ, वायु हुआ और ऊर्जा हुआ, कभी खत्म होने वाले नहीं है। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं, अगला देखिए क्या लिखा है पॉइंट, कि प्राकृतिक संसाधन, पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा मनुष्य को निःशुल्क प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा मनुष्य को निःशुल्क प्राप्त होते हैं, जो कि प्रकृति का मानव समाज में क्या होता है, बहुमूल्य उपहार है। मतलब कि निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लगता, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है, बिल्कुल फ्री में। अब जाके यह प्रश्न क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, ये तो एग्जाम में आना तय है, कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुण धर्म लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुण धर्म। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, इसी को हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है। तो लिखेंगे कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तथा अणु सूत्र होता है NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। चलो देखते हैं भाई इसकी बनाने की विधि क्या है। तो लिखेंगे
कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। कह रहा है कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है NaHCO3, ठीक है। क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होल ट्वाइस लेंगे। अभी मैं रिएक्शन भी दिखाऊंगा इसका। NaOH होल ट्वाइस लेना है और वो भी सांद्र लेना है, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है विलयन में। देखते हैं भाई क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे यह है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो बनेगा आपका Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। Na2CO3 प्लस H2 बनेगा। अब क्या करेंगे कि जो Na2CO3 आपका सोडियम कार्बोनेट है इसको पुनः जल में मिलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, तब जाके आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर। चलिए यह प्रक्रिया होती है भाई, इस प्रकार बनता है आप लोगों का बेकिंग सोडा, ठीक है। इसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, देखिए लिखा है। और यह आप लोगों का गुणधर्म था जो कि आपको क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग उपयोग देखेंगे, ठीक है। पहले गुण देख लेते हैं, इसके अलग अलग गुण क्या है लिखेंगे। यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अम्ल विलेय पदार्थ है, ठीक है। क्रिस्टलीय जल में जाएगा तो अम्ल विलेय पदार्थ है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। दूसरा है कि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है। तीसरा इसका है कि इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में टूट जाता है। अगर आप खाने वाले सोडा को गर्म करते हो तो यह सोडियम कार्बोनेट, जिसे धावन सोडा कहते हैं, उसमें टूट जाएगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलता है। जैसे में देखो NaSCO3 ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, जैसे इसको गर्म किया देखो सोडियम कार्बोनेट बन गया, धोने वाला सोडा, उसी के साथ जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। इसके बाद है अगला, कह रहा कि यह तंतु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जैसे में देख लो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके देखो NaCl लवण बना रहा है, जल बना रहा है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आई होगा CO2, ठीक है। इसके बाद है कि देखिए फिर एक एग्जांपल दिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अब अम्ल से अभिक्रिया करा रहा है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा था, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ था। इसके साथ भी अभिक्रिया कराएगा तो Na2CO3 सोडियम सल्फेट का यहाँ पे लवण बनना है, जल बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए गुण भी यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो ये प्रश्न पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा भाई, ठीक है, तैयार कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंग क्रम में लिखे। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त करता है, और ये पूरा क्रम बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। प्रकाश का विक्षेपण मतलब कैसे वो 7 रंगों में विभक्त होता है। लिखेंगे कि जब सूर्य प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे पटल या फलक से निर्गत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कह रहा है कि प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण को डालते हैं तो क्या होता है कि दूसरे फलक से जो निर्गत प्रकाश की किरण निकलेगी वो 7 रंगों में विभक्त होकर निकलती है, तथा इसे पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पट्टी क्या होती है, प्राप्त होती है। प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, विक्षेपण, या क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। आगे देखोगे क्या लिखा है कि प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर जो प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो 7 रंगों की पट्टी आएगी उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है रंगों का मिश्रण। मैं चित्र भी बना कर लेके आया हूं, देख लीजिए भाई। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी रंग में यह परिवर्तित हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। देखो सबसे कम जो मुड़ता है लाल, और सबसे अधिक मुड़ता है बैंगनी रंग। तो वही पूछेगा, पूछता है विकल्प में जब प्रिज्म से
प्रकाश की किरण गुजरती है तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो बैगनी रंग का। सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। एक नंबर का बहुविकल्पीय में आता है। ठीक है, चित्र बन गया आप लोगों का। चित्र बनने के बाद फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों में एक क्रम होता है जो इस प्रकार है। कैसे, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं हम लोग। पहले आएगा क्या, बैगनी, इसके बाद जामुनी, इसके बाद नीला, इसके बाद हरा, इसके बाद पीला, इसके बाद नारंगी, तब जाके आपका लाल आएगा। हम लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर का मतलब ऐसे, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, कह रहा है कि इन रंगों के क्रम को याद रखने के लिए हम शब्द विबगोर को याद रख सकते हैं। विबगोर मतलब जैसे वी से क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो वी से आप लोगों का यहाँ पे वायलेट हो जाएगा, मतलब बैगनी। आई से हो जाएगा इंडिगो जामुनी, बी से हो जाएगा ब्लू नीला, जी से हो जाएगा ग्रीन हरा, वाई से हो जाएगा येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी, आर से हो जाएगा रेड लाल। इस तरह ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, विबगोर से याद कर सकते हैं। जो इन रंगों को अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पहले अक्षर से क्या होता है, बना है। कह रहा है कि परिक्षेपण का कारण है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन जो होता है भिन्न भिन्न होता है। कह रहा है कि अलग अलग रंग का जो अपवर्तनांक है अलग अलग होता है, तभी हम लोग अलग अलग एंगल पर मुड़ता है, हम लोग 7 रंग को देख पाते हैं। कह रहा है बैगनी प्रकाश का जो अपवर्तन है, चाहे विचलन है, सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग का जो लाल प्रकाश का अपवर्तन चाहे विचलन है वो सबसे कम होता है। ये बहुविकल्पीय पूछता है, इसको याद रखना। इसी कारण बैगनी रंग का स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे तथा लाल रंग का स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर प्राप्त होता है, क्योंकि अपवर्तन लाल रंग का कम होता है तो इसलिए ऊपर होता है। बैगनी का अपवर्तन चाहे मुड़ाव चाहे विचलन ज्यादा होता है इसलिए नीचे होता है। चलिए, ये भी प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण होता क्या है। हेडिंग आप डालेंगे पोषण, लिखेंगे कि स्वस्थ और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहा जाता है। हमें यह पोषण जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। कह रहा है कि स्वस्थ और विकास के लिए, अगर हमारा शरीर है तो हम स्वस्थ रहना चाहेंगे, अपने शरीर को ग्रो करने के लिए मतलब विकास करने के लिए हम क्या करेंगे, भोजन प्रदान करेंगे, मतलब भोजन को ग्रहण करेंगे। और यही प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, पोषण कहा जाता है। और यह पोषण कहाँ मिलता है, तो पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल परिभाषा हमने दे रखा है। अब डालेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व जैसे हमने कहा कि पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है, तो पहले हम देखेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो वे महत्वपूर्ण घटक जो उसे जीवों में ऊर्जा व कार्य करने के लिए अति आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व मतलब क्या होता है, वह महत्वपूर्ण घटक जो जीवों में ऊर्जा व कार्य करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। भाई पोषक तत्वों को हम लोग खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, उसी से न कार्य करेंगे, उसी को पोषक तत्व कहते हैं। उदाहरण में जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, खनिज, जल, विटामिन, ये सब पोषक तत्व हैं। अब लिखेंगे हम लोग अगली पॉइंट कि पोषण की विधि चाहे प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे कि पोषण के विभिन्न प्रकारों अथवा विधियों का मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। कितने, 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। अब जानेंगे कि स्वपोषण क्या होता है, फिर परपोषण क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग रहेगी हम लोगों की स्वपोषण। ऐसे ही लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा हेडिंग वाइज। ठीक है, स्व पोषण क्या होता है, वह पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जो है अकार्बनिक पदार्थ कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव स्वपोषण या स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और वह पोषण की यह प्रक्रिया स्वपोषण पोषण कहलाती है। कितना ज्यादा ही सिंपल है। स्वपोषण मतलब वह पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी जीव जो है अकार्बनिक पदार्थ कच्ची सामग्री से क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम कहेंगे स्व पोषण। और कह रहा है कि यह बनाने की जो भोजन बनाने की उनकी प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं स्वपोषण पोषण कहलाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्वपोषण पोषण। ठीक है, चलो उदाहरण में जैसे पौधे, नीले हरे सवाल, ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसे स्वपोषण कहते हैं। अब आइए दूसरी हेडिंग पर पोषण।
पर पोषण में क्या होता है कि वह पोषण प्रक्रिया या विधि जिसमें जीव जो होता है वो पूर्व निर्मित मतलब पहले से बना हुआ भोजन दूसरे जीवों से बनाया भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब बनाते नहीं, दूसरे जीवों, देखिए बना बना हुआ भोजन या दूसरे कोई जीव बनाया हुआ होता है भोजन, उससे पर पोषण विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बना हुआ भोजन खाते हैं या किसी का दूसरा बनाया हुआ भोजन खाते हैं, वह सब पर पोषण कहते हैं। यह भोजन अपना स्वयं बनाते नहीं है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? पर पोषण, या इसको हम विषम पोषी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषम पोषी। जैसे मनुष्य, हम लोग भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं। कुत्ता हुआ, मच्छर हुआ, कवक हुआ, वायरस, ये सब पर पोषण के अंतर्गत आते हैं, विषम पोषी। चलिए, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। लिख के रखिए, 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, आप इसको बस तैयार रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा वाला तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा है, फिर क्वेश्चन में लिख दिया है। बेकिंग सोडा तभी देखे है ना, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूँ, ये प्रश्न हमने अभी जस्ट कराया है, हालांकि हमने लिखने एक बार और लिख दिया हूं मैं, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बेकिंग सोडा, एक आता है धामन सोडा बनाने को, उसको भी याद कर लेना आप लोग, मैं इसको भी ले लूंगा क्वेश्चन को। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रक लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग जानेंगे विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है, परिभाषा लिखकर और इनके मात्रक लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे विद्युत विभव किसे कहते हैं। कह रहा है कि अनंत से, क्या बोला है? अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। कितना इंपॉर्टेंट, देखो क्या कह रहा है, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। मतलब वोल्ट बराबर होता है W अपान के Q, मतलब किया गया कार्य बटे में आवेश। ठीक है, एकांक समय में, ठीक है, एकांक आवेश को, देखिए क्या कर रहा है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और यह आप लोगों का सूत्र है, V बराबर W बटे Q, याद कर लेना। ठीक है, अब हम देखेंगे विद्युत विभव हो गया, विद्युत विभवांतर। अब डालेंगे हेडिंग विद्युत विभवांतर, मैं इसको हटाता हूँ। विद्युत विभव तो समझ में आ गया, विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, इसका मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। ठीक है, विद्युत विभव का भी मात्रक वोल्ट ही हमने देखे। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर भी समझ में आ गया, उधर विद्युत विभव भी आपको समझ में आ गया, दोनों नोट कर लेना। इसके बाद नीचे एक हेडिंग और डालेंगे कि विभवांतर तथा धारा में संबंध क्या होता है। मतलब विभवांतर मतलब V और धारा मतलब I में क्या संबंध होता है, ये पूछता है एग्जाम में। लिखेंगे चालक के विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। अर्थात यदि चालक का विभवांतर V तथा इसमें विद्युत धारा I है, तो हम लोग कहेंगे V बटे I बराबर नियतांक। ठीक है, कोई फिक्स नियतांक होता है। वही कह रहा है कि चालक के विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है? नियत रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि V बटे I बराबर एक नियतांक, फिक्स नियतांक होता है। चलो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया, हमने जान लिया कि विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा भी देख लिया, उनका मात्रक भी देख लिया। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखो, कास्टिक सोडा, बहुत ज्यादा इसी के जिक्र कर रहे थे, प्रश्न भी हमने लेकर आया है। कह रहा कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। सिंपल उपयोग पूछा है कि कास्टिक सोडा का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले लिखेंगे कास्टिक सोडा का उपयोग। तो कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में करते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में करते हैं कास्टिक सोडा का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, हेडिंग डाल लेना। तो शल्य चिकित्सा, क्या बोला है? शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टर करने में, मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करके ही 2023 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से, ठीक है, मैं लिख के रखता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली वीडियो आपको ऐसी ही मिलेगी, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।